हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, आईआर कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग इकोनॉमी देखने वाले हैं, और इकोनॉमी में हमारी फर्स्ट टॉपिक होने वाली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी है कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हो रही है, बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, डिटेल में समझाई गई है, और आपको हर एक आस्पेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आप लोग अभी प्रीलिम्स देने वाले हो, या फिर किसी के भी मेंस लिखने वाले हो, इट मीन्स कि यूपीएससी की आगे मेंस लिखोगे, या फिर स्टेट पीसीएस की भी मेंस होने वाली है, या फिर इंटरव्यू देने वाले हो, ये टॉपिक एकदम ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से टाइम लेकर इसको पढ़ा रही हूँ। एक ही टॉपिक है, लेकिन आप लोग सोचोगे कि मैम ये 50 मिनट 1 घंटे का क्यों पढ़ाया आपने, लेकिन आप लोग जब पढ़ लोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि टाइम मुझे लगता है कि लमसम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। कम करने का कोशिश नहीं कर सकती। मैं सोची हूँ कि अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी, तो इसलिए इसमें आपका टाइम लग जाएगा। तो आराम से आप लोग देखिए लेसन, और फिर भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब यहाँ पे बात आती है प्रीवियस लेसन की। तो प्रीवियस लेसन से मैं पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसकी आंसर मैं पहले बता देती हूँ। फिर उसके बाद जो है आज के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो कि आईआर से हैं। अब आप लोग पूछते हो कि मैम प्रीवियस लेसन नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में आकर देखिए। आपको प्लेलिस्ट में हर एक मंथ का देखने को मिलेगा। पीटी 365 जितनी भी आपकी हो चुकी है, पॉलिटी हो गई है, आपकी इकॉनमी हो चुकी है, अभी आईआर चल रही है, आपकी साइंस एंड टेक चल रही है, इन्वायरमेंट चल रही है, आर्ट एंड कल्चर भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। तो ये सारी है, और ऊपर से आपका जो फेव मंथ का है वो पूरा नहीं हुआ है। 2-3 ही टॉपिक मैं कंप्लीट कर पाई हूँ, लेकिन फेव का क्या है ना कि आपका पीटी 365 में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसमें अलग से एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हो तो पहले मैं मार्च का कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मार्च बिल्कुल ही फ्रेश है। और उसके बाद अप्रैल का आएगा, अप्रैल कंप्लीट करूँगी, तभी फेव कंप्लीट करूँगी, क्योंकि फेव की हर एक टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगी। और हाँ, वीज़ा नाइज की पीटी 365 की गवर्नमेंट स्कीम्स की अभी नहीं लॉन्च हुई है पीडीएफ। जब तक लॉन्च नहीं होगी मैं भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। जैसे ही आएगी आपको मेरे चैनल पर लेसन मिल जाएगा। और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 2 दिन से मैं आप लोग को लेसन नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि आप लोगों को पता है आई इन्फेक्शन हो गई मुझे, और पहली बार हुई है, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैं डील करूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ रिकॉर्ड करने का, बट आईज पूरी वाटरी है, तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। मैं देख नहीं पा रही हूँ। आई कांट एबल टू रिकॉर्ड द लेसन्स। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। तो आई एम सॉरी फॉर डैट, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। एक आप लोग भी एक होता है ना कि रूटीन बना लेते हो कि हाफ एन आवर मेरे लेसन को देनी है, या फिर कुछ भी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही पीटी 365 की बहुत सारी लेसन्स अभी भी बाकी है, और मैं पढ़ गई हूँ इस तरीके से। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं सोची कि नहीं, आज स्टार्ट करती हूँ, और कुछ कुछ जो है जितने देर में हो सके मैं इसको बनाने का कोशिश करती हूँ वीडियो, और आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। मे बी रात तक आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 8, और देखते हैं कि 10 से 11 बजे तक मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। धीरे धीरे मैं पॉज लेकर ही इसे रिकॉर्ड करूँगी। तो चलिए, बहुत बात हो गई, और आप लोग की ब्लेसिंग्स और केयरिंग से तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी। एंड थैंक यू फॉर योर केयरिंग। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सबकी मैसेज मैं पढ़ी थी, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी काफ़ी केयर किया आप लोग। कोई बात नहीं, चलिए अच्छा है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। आप लोग इतना परेशान मत होइए, बस एक इन्फेक्शन हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। नोटिस है कि अब हमारे चैनल पे भी यहाँ पे ज्वाइन बटन आ चुकी है, तो ये अनेबल हो गई आज ही। और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखी नहीं हूँ कि क्या है, लेकिन हाँ, एक ही चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है कुछ पेमेंट करके आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा अगर ये चाहिए कुछ मुझसे, अगर कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए, या फिर आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ाई में कुछ हेल्प चाहिए, तो वो मैं कर सकती हूँ। और फर्दर इसकी देख लीजिएगा आप लोग को क्या क्या है इसमें, मैं और भी देखकर आप लोग को कन्वे करूँगी कि इसमें क्या है। ओके, तो ज्वाइन करना जो भी चाहते कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कंपलसरी नहीं है आप लोग के लिए। बस ये आप लोग इसकी फीचर्स देख लीजिएगा, ये आप लोग पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप लोग करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके। कोई ऐसा कंपलसरी वाली इसमें नहीं है। अब आते हैं मार्च मंथ के। तो मार्च मंथ में मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछी थी। फर्स्ट है कि क्या इंसिडेंस हुआ था, वो भी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा क्या क्या चेंजेस लाया गया था। सेकंड है कि यहाँ पे आर्टिकल 31 बी है, जो कि यहाँ पे आपको किस स्केड्यूल में इसको रखा गया था। और आर्टिकल 1 बी में ये था कि कोई भी एक्ट अगर रेगुलेशंस यहाँ पे मेंशन कर दी जाती है इस स्केड्यूल में, तो वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेंगे, यानी कि उसको छुटकारा मिलेगा, वो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगी। थर्ड है कि ईरो नेट से आप लोग क्या समझते हो। एंड फोर्थ वन इज़ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। आइए आंसर देख लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन के आंसर है। फर्स्ट है कि 91st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है,
ये आपका डिफेक्शन के लिए थी, एंटी डिफेक्शन लॉ जो हम लोग पढ़ रहे थे एंटी डिफेक्शंस के बारे में। तो ये डिफेक्शंस है और ये जो आपका ग्राउंड है यानी कि किस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिफेक्शन करेंगे। तो ये स्प्लिट और मर्जर जो था ना, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अगर अलग हो जाती है या फिर दो पार्टी यहाँ पे मर्ज हो जाती है तो उसमें प्रोहिबिशंस को रोक दिया गया था। तो ये चीज़ें हुई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। मे बी ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसे भी आप लोगों को पता है कि हर एक स्टेट में इस तरीके के लेकर प्रॉब्लम है और क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। तो मे बी इसको और मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की भी बातों से आप लोग को जो है कहीं भी दूर दूर नहीं रहना है, बिल्कुल भी आप लोग को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 31 बी। तो आर्टिकल 31 बी में कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी अगर कानून और रेगुलेशन को रख दिया जाता है वो भी 9th शेड्यूल में। आर्टिकल 31 बी में आपका 9th शेड्यूल को लाया गया था और इसमें पहले यही बात रखी गई थी कि अगर इसमें कोई भी कानून को रखा जाता है, बेसिकली ये आपके ज़मींदार कानून के लिए लाया गया था क्योंकि आपको पता है कि ज़मींदार वाला जो कानून था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही थी हमारे पीजेंट्स को, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए बेसिकली उसी के लिए लाया गया था कि उसमें कोई भी और कोई छेड़छाड़ ना करे, उसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चंस ना हो। तो उसको यहाँ पे आपका 9th शेड्यूल में रखा गया था और उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जुडिशरी जो है उसको नहीं देखेंगे और ये नहीं देख पाएंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। तो इसलिए इस तरीके का बात था, लेकिन बाद में इसको फिर रूल्ड आउट किया गया और फिर उसके बाद अब ऐसा है कि 1973 के बाद से कोई भी इसमें अगर कानून को रखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती, उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। उसके बाद थर्ड आते हैं ईरोनेट। सॉरी, ये फिर से यहाँ पे आपका रिपीट हो गया। ईरोनेट, ईरोनेट जो है एक वेब बेस्ड सिस्टम है, वो भी इलेक्टोरल ऑफिशियल के लिए। ये ऑटोमेट करती है हमारे इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट को के प्रोसेस को, जो कि ये अगर स्टार्ट होती है तो जैसे कि इलेक्टोरल को रजिस्ट्रेशन करानी है या फिर फील्ड वेरिफिकेशन करानी है जितने भी इलेक्टोरल्स हैं। तो ये बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये इलेक्टोरल ऑफिशियल्स के लिए ही है और यहाँ पे इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट के लिए ही है। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर किया जाएगा और ये भी आपका जो है एरोनेट है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 8 यहाँ पे एडिशन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, जो कि रिलीज़ की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ी अलग है, इसलिए मैं इसको आपको फोकस करके बता रही हूँ। और इस बार की जो एडिशन थी वो 8 एडिशन थी, ये भी ध्यान रखनी है। अब आइए आज के लिए जो क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बतानी है कि डिफरेंस क्या है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के बीच में और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के बीच में। ये दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताना है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो आई होप कि आप लोग की ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए इस तरीके का आंसर देके। सेकंड है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। सेकंड थिंग इज इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है, 3 पैरामीटर्स हैं, आपको ये तीनों के नाम बताना है। और इसके बाद भी अगर आप लोग इंडिया की रैंक इसमें बताओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थर्ड है कि यहाँ पे इंडियन ओशन कमीशन है, इसके मेंबर स्टेट का नाम बताना है। एंड फोर्थ वन इज़ व्हाट इज़ सागर, सागर की फुल फॉर्म बतानी है, साथ ही सागर है किस लिए ये आपको बतानी है। तो ये 4 बेसिक क्वेश्चन है आईआर के। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो, और अगर देखे हो तो इसका आंसर देख दीजिए जिससे कि आप लोग की रिविजन भी हो जाए। अब आइए हम लोग आर्टिकल पे वापस चलते हैं। तो अब आते हैं और इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये है कोरोना वायरस डिजीज़। ये जो नाम दिया गया है कोविड-19, ये WHO के द्वारा दिया गया है और WHO का कहना है कि ये जो डिजीज़ है अब ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक कहने का 2 रीज़न होता है। सबसे पहले जब ये डिजीज़, कोई भी डिजीज़ अगर किसी एक कॉन्टिनेंट में होती है तो उसको हम लोग एंडेमिक कहते हैं। और अगर ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर बहुत सारे कॉन्टिनेंट, टोटल तो 7 कॉन्टिनेंट है, तो सारे कॉन्टिनेंट में अगर इस तरीके का डिजीज़ को देखने को मिलता है या दो से ज़्यादा अगर कॉन्टिनेंट में भी ये डिजीज़ देखने को मिलती है तो इसको हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है। सेकंड पॉइंट ये आती है, इनिशियल पॉइंट है। नाम तो यहाँ पे दिया गया है WHO के द्वारा, की भी यहाँ पे फुल फॉर्म है। CO मीन्स यहाँ पे कोरोना, VI मीन्स यहाँ पे वायरस एंड D मीन्स यहाँ पे डिजीज़। डिजीज़ 2019 में आउटब्रेक हुई थी, दैट्स वाई यहाँ पे 19 कहा जा रहा है। अब हम लोग इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी यहाँ पे 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पहले आप लोग इसकी बेसिक चीज़ समझने का कोशिश कीजिए कि किस तरीके की चीज़ों को हम लोग माइक्रो में रखते हैं, किस तरीके की चीज़ों को हम लोग आप समझ पाओगे। माइक्रो मीन्स क्या होता है कि अगर हम लोग इसको छोटे पैमाने पे देखते हैं, अगर हम लोग इसको इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ तो माइक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या है। सबसे पहले है
आप लोग देखे होंगे कि जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद से जो है वेजिटेबल्स की और जो भी आपके सामान यहाँ खरीदने गई थी। आम दिनों में तो मैं लेमन जो खरीदती हूँ वो 10 रुपये में 4 देते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से जो है मैं 20 रुपये में जो है सिर्फ 5 लेकर आई थी। तो इस तरीके का तो क्या ही बोलूँ, अब उन लोग की यहाँ पे अपनी ही प्राइस लगाई जा रही थी, तो इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये तो मैं अभी बता रही हूँ कि इफ़ेक्ट किस तरीके से इंडिविजुअल के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट होता है। थर्ड है कि इंडिविजुअल लेबर मार्केट कैसा है। फोर्थ है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर कैसी है, हम लोग की बिहेवियर कैसी है, पर्टिकुलर लोगों पे देखा जाता है। प्राइस अगर किसी भी चीज़ों की बढ़ती है, जैसे दाल की प्राइस हो गई, जैसे अभी ओनियन की प्राइस बढ़ गई थी, तो बहुत सारे लोग इस ओनियन को खाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने डेली रूटीन में ओनियन को अभी भी इंक्लूड कर रहे थे। ऐसा नहीं है, दाम बढ़ने से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका इंडिविजुअल लेवल पे ये देखा जाता है कि कंज्यूमर की बिहेवियर किस तरीके से, अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्या आप उस मटेरियल को खाना छोड़ दे रहे हो, या फिर प्राइस घट रही है तभी आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हो। यहाँ पे फिफ्थ चीज़ है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स का सप्लाई कैसे हो रहा है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो कि माइक्रो इकॉनमी को यहाँ पे डिफाइन करती है। मैक्रो इकॉनमी में देखोगे, सबसे पहले होता है जीडीपी, यानी कि होल इकॉनमी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। जीडीपी प्रोडक्ट, इट मीन्स कि एक कंट्री के टेरिटरी के अंदर एक फिनेंशियल ईयर में टोटल फाइनल प्रोडक्शंस कितना हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। सेकंड थिंग है यहाँ पे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स आप लोग देखते हो कि किसी भी चीज़ का जो आपका प्राइस जो है अचानक से शूट अप कर जाता है। जैसे ओनियन की प्राइस ले लो, कितनी ज़्यादा महंगी हो गई थी, तो हम लोग कहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। तो बस ये प्राइस का जो बढ़ जाता है ना, दाम दाम जो बढ़ जाता है चीज़ों की, उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। थर्ड चीज़ है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारे इंडिया में लास्ट 45 ईयर्स में, ऐसा कभी नहीं देखा गया, लेकिन आज की डेट में हम लोग के यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब तो इसके बाद कोरोना वायरस के बाद भी देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो ये तो अलग ही लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है। अप्लाई कर पा रहे हैं, ज़्यादा हम लोग कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको हम लोग पूरा फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकॉनमी की, जिसको हम लोग मैक्रो इकॉनमी की कहते हैं। तो आई होप कि माइक्रो इकॉनमिक और मैक्रो इकॉनमी की कंसेप्ट आप लोग की क्लियर होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं माइक्रो इकॉनमिक और मैक्रो इकॉनमिक। तो मैं पहले यहाँ पे माइक्रो इकॉनमिक के इम्पैक्ट को बताना चाहती हूँ। अब माइक्रो इकॉनमिक में क्या होता है, इंडिविजुअल इकॉनमिक देखा जाता है, यानी कि हर एक लोगों का देखा जा रहा है कि उनके बिहेवियर में किस तरीके से चेंजेस हो रही है। और मार्केट में जब इंडिविजुअल इकॉनमिक एजेंट की बिहेवियर को जब यहाँ पे स्टडी किया जाता है, वो भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और कैसे ये अफेक्ट करती है डिफरेंट मार्केट वेरिएबल में, तो ये हम लोग जो है इसको माइक्रो इकॉनमी के अंदर देखते हैं। अब सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि अगर इसको हम लोग देखेंगे तो डिमांड के हिसाब से देखेंगे, तो डिमांड भी आज के डेट में किस चीज़ का है, एसेंशियल गुड्स का है। और यहाँ पे सप्लाई भी हो रही है एसेंशियल गुड्स की ज़्यादा। तो यहाँ पे स्टॉक पाइलिंग है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, जैसे इसमें राइस आ गए, लिंटल्स आ गए, और ये सारी चीज़ों से एसेंशियल्स। तो हमारे यहाँ आज के डेट में मास्क है, आपकी सैनिटाइजर्स है, तो ये सारी एसेंशियल्स कमोडिटीज़ में है। लेकिन आप लोग देखोगे कि 10 डेज़ के बाद, लॉकडाउन के 10 डेज़ के बाद क्या हुआ था कि डिमांड जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की थी वो कम हो गई थी 60% तक, जो कि बल्क बायर जैसा। और रेस्टोरेंट जो है वो तो दूर ही है, क्योंकि बंद ही हो गई रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे जो डिमांड थी वो कम हो गई है। हम लोग भी जो है बहुत ही कम लिमिटेड लेने लगे थे। लिमिटेड तो नहीं, मुझे लगता है कि उस स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि अब कुछ नहीं मिलेगा, तो आप लोग जो है 1 महीने 2 महीने के लिए स्टॉक कर लो। तो स्टॉक पाइलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा, डिमांड बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा हम लोग खरीद रहे थे। इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे हम लोग ज़्यादा खरीद रहे थे। लेकिन जो बल्क में जो खरीदा जाता था, बल्क में कौन खरीदते हैं, जिनकी रेस्टोरेंट होती है, जिनके अपने होटल्स होते हैं, जिनके अपनी हॉस्टल्स भी होते हैं, जो आप लोग की हॉस्टल्स भी देखती है जो चलते हैं, उनमें भी बल्क बायर्स होते थे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। तो इसकी डिमांड घट गई। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, डीजल
डीजल और पेट्रोल की डिमांड भी देखेंगे तो ये भी घट गया। इलेक्ट्रिसिटी भी घट गई 9.2 से। डीजल और पेट्रोल का क्या कहना है, जब लॉकडाउन हो गया तो गाड़ियाँ तो घर पे ही पड़ी हुई है, तो यहाँ पर डीजल भी 26% से और पेट्रोल जो है वो 76% तक मार्च की ये बताई जा रही है कि घट गई है। अगर हम लोग नॉन एसेंशियल गुड्स की बात करें, जैसे आउट ऑफ होम है, इम्पल्स कंजप्शंस है सेक्टर्स का, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी, ये तो पूरी क्रैश ही हो चुकी है, क्योंकि ज्वेलरी की शॉप हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो गई, ये सारी तो बंद ही हो गई, तो इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। नॉन एसेंशियल्स ये इस सारी चीज़ों में आती है, नॉन एसेंशियल्स गुड्स में आती है, तो इन सारे की मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा, डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। ग्लोबल डिमांड भी आप देखोगे तो ये कम हो गई, यानी कि वीक हो गई है, यानी कमज़ोर हो गई है। तो डिमांड साइड तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखें। अब सप्लाई साइड की बात कर लेते हैं। तो सप्लाई साइड्स में भी आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो गया था। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी सप्लाई चेन में, तो ये बिग कंपनीज़ की जो सप्लाई चेन है ना, उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। और यहाँ पे सिर्फ जो एसेंशियल है उसको बेयर किया गया था, तो ये प्रोड्यूस हो रही थी और डिस्ट्रीब्यूट इसकी सप्लाई नहीं रुक रही थी, इसकी सप्लाई हो रही थी, दूध वगैरह सबकी और न्यूज़पेपर वगैरह की सबकी ये सारी तो सप्लाई हो रही थी, लेकिन बाकी चीज़ों की सप्लाई चेन जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। सप्लाई जो आप एग्री प्रोड्यूस का देखोगे, ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे अफेक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ना ही लिटिल एक्टिविटीज़ मंडीज़ में हो रही थी, पहले तो लिटिल एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसके बाद तो ना ही नहीं हो, लेबर कम हो गए, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। हमारी जो अपना खुद का रिलेक्टेंट है, इससे क्या हुआ कि होलसेल प्राइस जो है ना वो तो हो ही ना। सोच रहे हो अभी जो बिहार की जो शाही लीची थी, तो शाही लीची का भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्शन तो अच्छी खासी हुई है, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो घाटा हो जाएगा अल्टीमेटली। लॉस कौन सहता है? लॉस तो यहाँ पे फार्मर्स सहते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। प्राइस साइड अगर हम लोग देखें, क्योंकि रैपिड चेंजेस देखने को मिली मार्केट कंडीशन में, आप लोग अगर डिटॉल हैंड वॉश भी ले रहे होंगे तो उसमें 1% का भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, पूरे फुल प्राइस में दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें का जो आप लोग यहाँ पे प्राइस देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टीप ड्रॉप देखने को मिला कमोडिटी प्राइस का, वो भी इमर्जिंग मार्केट में। तो समटाइम्स ऐसा हुआ कि देखिए ये एक फंडा है। जैसे ही आपकी सप्लाई अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से अगर डिमांड इसकी कम है और वो चीज़ों की सप्लाई अगर ज़्यादा है, मान लीजिए कि ओनियन ही ले लेती हूँ, ओनियन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड यहाँ पे कम है, तो क्या होगा कि ओनियन की प्राइस सस्ते होंगे, है कि नहीं? तो देख लो कि ओनियन कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ओनियन की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। जो कॉमोडिटी वो बहुत ज़्यादा थी, अब टाइजर मिल रहे हैं तो उसकी प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम हुआ। इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर अगर आप लोग देखोगे, हर एक लोग का अपना खर्चा अगर देखोगे, तो एज़ पर द एक्सिस कैपिटल रिसर्च के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हुई थी, यानी कि यहाँ पे हम लोग जैसे मैं बताई ना कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि आप लोग भी स्टॉक करके रख रहे होंगे कि अब तो चला नहीं है। मीनिंग ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन पहली बार सुना गया सबके द्वारा, इसका मीनिंग क्या है ये नहीं समझ में आ रहा था, इसमें होना क्या है ये नहीं समझ में आ रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे ना कि एक्स्ट्रा राशन के जो सामानें हैं, खाने चीज़ें हैं, उसकी स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे। तो स्टॉक करने के कारण जो है उनकी एक अपनी स्पेंडिंग हो गई, खर्चे जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे खर्चे कितने हुए, 3.3 लाख करोड़ तक एक मंथ में देखने को मिला। लोगों की इंडिविजुअल की खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया, साथ ही 2% तक डिक्लाइन देखने को मिला। जो भी जो तो वो भी कम देखने को मिला, 2% तक कम देखने को मिला। मार्केट रिस्पांस की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट रिस्पांस भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। आप लोग समझ सकते हो, जब लोग मार्केट में आएंगे नहीं, जब लोग प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं करेंगे, जब लोग प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, तो मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो भी तो लड्डू टाइप ज़ीरो होगा। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट अगर हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी की देखें तो यहाँ पे भी बहुत डिक्लाइन देखने को मिला। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जो है ये अच्छा खासा रेज नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉफिट और जो इनकम है वो भी यहाँ पे बैडली हिट हो रही है गवर्नमेंट की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी जो डायरेक्ट टैक्स जो
जैसे अगर आप लोग इनकम टैक्स फाइल करते हो तो इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में आती है, तो इनकम टैक्स फाइल करने का भी टाइम बढ़ा दिया गया है, 30 जून तक आप लोग इसको फाइल कर सकते हो। जिन्होंने फाइल कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने फाइल नहीं करी वो अब 30 जून तक करेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि जो डायरेक्ट टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, तो उससे हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देते तो क्या होता है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है तो गवर्नमेंट उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाती है। लेकिन अभी तो लोग भी टैक्स नहीं फाइल कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं जा रही है, जिससे कि गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो रही है। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपका जाता है, यानी कि जीएसटी भी आप ले लीजिए, तो ये इन्फ्लेशनरी हो चुकी है। फर्दर बर्डन जो है यहाँ पे किसके ऊपर है, तो पुअर लोगों के ऊपर है, और यहाँ पे जो डिमांड है वो भी कम हो रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट की बात करें, देखिए अब दो बात होती है, इन्वेस्टमेंट समझिएगा तभी आप डिसइन्वेस्टमेंट की भी जो फंडे है उसको क्लियर कर पाओगे। तो पहले इन्वेस्टमेंट समझते हैं। जब गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो गवर्नमेंट सोचती है कि शेयर खरीद लेते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पीयूसीज वगैरह में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है वहाँ पे गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेक खरीद लेती है और इन्वेस्ट कर देती है, 50% 51% तक का स्टेक खरीद लेती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, जैसे आज के डेट में गवर्नमेंट के पास मनी की क्रंचेस है, तो वो क्या करेंगे, इस पीएसयू से जो है ना जो इन्वेस्ट किए थे वो मनी वापस ले लेंगे और शेयर जो है वो बेच देंगे और मनी वापस ले लेंगे। तो जब ये प्रोसेस होता है इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब सरकार यहाँ पे पैसे देती है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जब सरकार यहाँ से पैसे ले लेती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का भी जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो भी यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा यहाँ पे आपका रेज हो रहा है, जो कि सक्सेसफुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। जितना उनका टारगेट था वो यहाँ पे पूरा मीट नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इंक्रीजलिंग यहाँ पे यूज़ कर रही है अपनी जीसेक को, यानी कि गवर्नमेंट की एक जीसेक भी होती है जिसको वो यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कुछ जो अंडर यूज जो फंड है, यानी कि जो रिसोर्स मोबिलाइज कर दिया गया है उसमें जो फंड एलोकेट किया गया था, जो अंडर यूज फंड है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मीनवाइल अगर आप देखोगे तो यील्ड डिफरेंशिएशंस देखने को मिल रहा है, कितना ज़्यादा यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो यहाँ पे आपकी जो बॉन्ड है वो कितना इंक्रीज़ हो रही है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो यील्ड डिफरेंशिएशन है, यानी कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये भी आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कम हो रही है। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पे होगी सॉवरेन बैक्ड फंड जो है, ये भी यहाँ पे एक पेंडेमिक रिलेटेड अनसर्टिनिटीज़ दिख रही है, यानी कि जो बॉन्ड से भी यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो रहा था वो भी यहाँ पे ज़्यादातर नहीं हो पा रहा है। तो ये तो सारी टॉपिक्स आपकी पॉइंट जो रही वो माइक्रो इकोनॉमिक रही। अब आते हैं, बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी कि पूरे कंट्री में किस तरीके का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो आप देखते हो कि ये लार्ज स्केल में आपका काउंट होता है। जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे देखते हैं और इसको 4 पैरामीटर से ही हम लोग इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपनी इंडिया की बात करूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट को बैलेंस करने के लिए एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जिसको हम लोग बीओपी कहते हैं। इसमें 2 ब्रांचेस होते हैं, एक तो हम लोग देखेंगे कि करेंट अकाउंट कैसा है और एक देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसा है। करेंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इवन आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है इतना कम कभी नहीं हुआ था, और आगे आने वाले दिनों में भी इतना कम कभी नहीं होगा जितना आज के डेट में 20 बैरल तक आ चुकी है। तो $20 पर बैरल तक आ चुकी है, तो इतना कम तो कभी नहीं होने वाला है। और हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग के पास स्ट्रैटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्वायर है उसकी कमी है, हम लोग इस तरीके के क्रूड ऑयल को रख नहीं पा रहे हैं, तो क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो चुकी है। गोल्ड और अदर इम्पोर्ट जो है वो भी स्लो डाउन हो चुके हैं, जिससे हमारे यहाँ जो ट्रेड डेफिसिट थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है। ट्रेड डेफिसिट कहने का क्या मतलब होता है, ट्रेड डेफिसिट कहने का मतलब होता है, जैसे ट्रेड में क्या होता है ना कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होना चाहिए, यानी कि किसी भी कंट्री के अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है तो उनकी जो ट्रेड है वो बैलेंस्ड है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट कब हो जाता है, जब हमारी इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। तो हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी कि दूसरी कंट्री में ज़्यादा हम लोग कम बेच रहे हैं सामान, और बाहर से जो सामान है उसको हम लोग अपने कंट्री में ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, यानी कि एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही है, इंपोर्ट मेरी ज़्यादा हो रही है। तो इस समय क्या हो गया कि ट्रेड डेफिसिट हो गया, यानी कि हम लोग जो है खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं और हमारी रेवेन्यू इतना नहीं है, तो ये भी कम हो रहा है कहीं ना कहीं। साथ ही ओवरसीज़ जो रेमिटांस है, अब रेमिटांस कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे इंडियन पीपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी रहते हैं, अमेरिका वगैरह में भी रहते हैं, वहाँ जाके वो लोग जब जॉब करते हैं तो उनको जो इनकम वहाँ से मिलता है वो वापस अपने फैमिली मेम्बर्स को इंडिया में तो भेजते ही है। इंडिया में जो वो मनी भेजते हैं उसको हम लोग रेमिटांस कहते हैं, और हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पर है रेमिटांस रिसीव करने के लिए। तो जो रेमिटांस लिया जाता है मेनली हमारे वेस्ट एशिया वाले कंट्री से, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री के डायस्पोरा है वहाँ पे, तो वो भी कम हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पता है कि हर एक जगह
ईरान में भी आप लोग देख रहे हो कि काम बंद हो चुकी है। हमारे जो वहाँ पे लोग हैं और वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पे काम भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें लॉकडाउन है, उनको वहाँ पे इनकम भी नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है, तो वो हमारे कंट्री को भेज भी नहीं पा रहे प्रॉपर। तो उससे क्या है ना कि यहाँ पे इनकम भी बनती थी, लेकिन अब रेमिटांस भी नहीं भेजा जा रहा है, तो ये हमारे पास रेमिटांस की कमी है। एक्सपोर्ट अगर सेक्टर देखिए तो वो यहाँ पे 50% तक कैंसिलेशंस देखने को मिल रहा है। हमारे एक्सपोर्ट तो ऐसे भी कम थी, लेकिन और अगर हम लोग एक्सपोर्ट सेक्टर देखें तो यहाँ पे 50% तक कम हो चुकी है, क्योंकि ग्लोबल लॉकडाउन है। ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री में है, हर एक जगह आपको लॉकडाउन देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पैक्ट हो रहा है हमारे करेंट अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट की बात कर ले, यानी कि पूरे कंट्री का जो कैपिटल फॉर्म होता है, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक में, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक में अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो हमारे इंडिया की कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल में हम लोग इसमें क्या देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बहुत कम हो चुके हैं, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट हटा लिए हैं। 14 से 15 मिलियन डॉलर तक जो इंडिया की डेप्ट है और इक्विटी मार्केट मार्च में वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अगर हम लोग आरबीआई डेटा के हिसाब से देखें तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, फॉरेक्स रिजर्व्स कहने का मतलब है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की भी हम लोग जो है करेंसीज़ को अपने पास रखते हैं, जैसे डॉलर रखते हैं, यूरो रखते हैं, येन रखते हैं, रेनबीमी रखते हैं। तो ये सब जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लास्ट वीक में इंक्रीज़ हो गई थी। मेनली क्यों, क्योंकि हम लोग जो है ना यहाँ पे गोल्ड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो गोल्ड प्राइस बढ़ने के कारण जो है हमारी मार्च यानी कि 21 से 27 मार्च के बीच में जो है हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ गई थी। तो ये तो दोनों बात हुई, यानी कि कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स के बारे में देख रहे हैं और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में देख रहे हैं और फॉरेन रिजर्व्स के बारे में देख रहे हैं। करेंट अकाउंट में हम लोग क्या देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में देखते हैं, रेमिटांस के बारे में देखते हैं। ओके, तो 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे हो गए और कैपिटल में हम लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बारे में देख रहे हैं, साथ ही हम लोग फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में देख रहे हैं। तो हर एक चीज़ में आप लोग का फंडा क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग हम लोग क्या देखेंगे, मैक्रो में इन्फ्लेशन देखेंगे। तो आरबीआई भी यहाँ पे फोरकास्ट की है कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कोलैप्स हो गई है, वो भी 2.4%, वो भी फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिनेंशियल ईयर 21 का। तो यहाँ पे स्लम देखा जा रहा है डिमांड में। और रीजंस क्या क्या है, सबसे पहला हमारा डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, क्योंकि प्रॉफिट और इनकम कम हो चुके हैं हमारे यहाँ। रूरल इकॉनमी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो इकॉनमी की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो चुकी है। तो ये 2 ऐसी रीज़न है जिसके कारण हमारे यहाँ की जो इन्फ्लेशन है वो कोलैप्स हो चुकी है। थर्ड थिंग है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम लोग जीडीपी भी कहते हैं। तो आईएमएफ जो है ये कंफर्म करी है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर हम लोग देखें तो वो रिसेशन में जा चुकी है। रिसेशन कहने का मतलब है कि सब कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन, बहुत ही ज़्यादा नीचे हो चुका है। इवन जो 2008 और 2019 की जो रिसेशन थी, उस समय जो कहा जाता था कि हमारी वर्ल्ड रिसेशन में, उससे भी बुरी स्थिति आज के डेट में हो चुकी है। तो ये तो आईएमएफ का कहना है। अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो इंडिया की ग्रोथ ये बता रहे कि 1.5 से लेकर 2.8% तक रहेगी, वो भी फिनेंशियल ईयर 21 का। और ये स्लोएस्ट होगा। अगर हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हम लोग किए थे 1991 में, इस समय क्या किए थे हम लोग, एलपीजी रिफॉर्म किए थे, लिबरलाइज किए थे, प्राइवेटाइज किए थे, ग्लोबलाइज किए थे अपनी इकॉनमी को। उस समय जो हमारी इकॉनमिक ग्रोथ थी उससे भी कम इस बार बताया जा रहा है। वहीं अगर अंकटाड की बात करें, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया को यहाँ पे चाइना के साथ रखी है, लेकिन हमारे वर्ल्ड रिसेशन से थोड़ा सा एक्सेप्शंस है। बिना किसी डिटेल एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ मीन्स अंकटाड ने यहाँ पे कोई भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि इंडिया की जो पोजीशन होगी वो चाइना जैसे ही पोजीशन होगी। और उसके बाद अगर हम लोग जितने भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है उसकी अगर वैल्यू देखें तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पहुँच चुकी है, यानी कि 14 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुँच चुकी है, वो भी मार्च 2020 में। तो इससे फर्दर क्या हो रहा है कि हमारी जो एसेट क्वालिटी है, बैंकिंग सेक्टर का जो एसेट क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिट्रॉइट हो रही है। सर्विस अगर हम लोग देखें पीएमआई की, इट मीन्स की परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की अगर बात करें तो वो भी हमारी कम हो चुकी है, 49.3 हो चुकी थी मार्च में। और यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स में अगर देखें तो ये बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो है सडन मार्च में देखने को मिला कि ये कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत कम हो रही है। अब फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट है, अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब में अगर हम लोग देखें तो एज़ पर द जो लेटेस्ट सर्वे है CMIE, इट मीन्स की सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनमी इंडिया इकॉनमी, इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये सर्वे किए हैं कि जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो भी अप्रैल तक 39% तक कम हो चुकी है। फिर यहाँ पे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकॉनमी के अगर एस्टिमेट देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिड मार्च में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, 8.4% से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ चुकी थी। और अगर इसी तरीके से लॉकडाउन रही और लॉकडाउन आगे बढ़ी तो उसके बाद तक जो है ना 23.8% तक और बढ़ेगी।
अगर हम लोग ILO की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो जो कोविड-19 क्राइसिस है ना, इसके पास ये पोटेंशियल है कि हमारे 40 करोड़ जो इनफॉर्मल सेक्टर्स वर्कर है इंडिया में, उसको और ज़्यादा पॉवर्टी में ये भेज सकती है। और यहाँ पे जॉब्स और जितनी भी वर्किंग आवर्स और उनकी जो अर्निंग है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है। इनके कारण जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लोग हैं ना, वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। दो बातें अब यहाँ से निकल कर आती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कहने का मतलब ऐसे आपका सेक्टर्स होता है जिसमें आपका टाइम फिक्स होती है, जिसमें आपकी जो इनकम है वो फिक्स होती है, इसमें आपको हॉलीडेज़ भी मिलता है और साथ ही आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे, आपके लिए कोई भी छुट्टी नहीं है और साथ ही आपका मंथली वेजेस यहाँ पे फिक्स नहीं है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे, काम नहीं करोगे तो काम नहीं कमाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ आप देखोगे कि इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो वर्कर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। अराउंड 70% जो वर्कर्स है वो इनफॉर्मल है, लेकिन 30% रेस्ट ऑफ द 30% के अप्रॉक्स जो है वो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर्स के ही वर्कर है। तो ये सारी पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। अब रिसेंटली IMF की भी देख लेते हैं। इनका कहना है कि 170 कंट्रीज से भी ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है नेगेटिव पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, यानी कि पर कैपिटा जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे स्लो डाउन है, कम है, वो भी यहाँ पे 170 कंट्री से ज़्यादा। तो ये तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक के कंपैरिजन में देख ली कि किस तरीके से स्लो डाउन हो रही है। अब गवर्नमेंट और जो रेगुलेटरी रिस्पांस है, इसके बारे में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या क्या रिस्पांस लेकर आ रही है और क्या क्या काम कर रही है, साथ ही रेगुलेटरी रिस्पांस भी देख लेते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर उसके साथ साथ देखेंगे क्या क्या स्टेप्स लिया गया है। सबसे पहला है कि जो डोमेस्टिक सप्लाईज़ हैं, यानी कि घर घर में एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज, उसको यहाँ पे फैसिलिटेट करना है, सारे लोगों को इस तरीके का एसेंशियल सप्लाई देना है। तो इसके लिए क्या लिया गया स्टेप्स, इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज दी गई है 1.7 लाख करोड़ का, और वो किस तरीके से, PM गरीब कल्याण योजना के फॉर्म में, और ये अनाउंस किया गया था। और इसमें लिक्विडिटी इंड्यूस की गई थी और जो डिमांड है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है उसको कम करने का यहाँ पे कोशिश किया गया। उसके बाद सेकंड चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि ईज़ करना है लिक्विडिटी, जिसके थ्रू हमारे कंट्री में डिमांड और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो यहाँ पे रिलीफ दिया गया एक्सपोर्टर्स को, तो रिलीफ तो दिया गया एक्सपोर्टर्स को। तो पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ, फिर ही देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या लिया गया, तो आप लोग के माइंड में एक अच्छा सा क्लियरिटी रहेगा। सबसे पहली है कि हम लोग को डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ानी है एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की। सेकंड चीज़ है कि लिक्विडिटी बढ़ानी है, जिसके थ्रू हमारी डिमांड और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। उसके बाद जो रूरल इकॉनमी है उसको हेल्प करना है, और इसमें कौन कौन है, सबसे पहले तो फार्मर्स है, जिनकी इनकम हम लोग डबल करना चाह रहे थे 2022 तक, लेकिन आज की डेट में फार्मर्स ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। साथ ही प्रोडक्शन जो लॉस हो रहा है उसको यहाँ ठीक ठाक करना है। जो स्पिल हो रहा है, हमारे इफेक्ट जो देखने को मिल रही है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स को लेकर और लेबर मार्केट को लेकर, तो उसको भी यहाँ पे टैकल करना है। साथ ही कुछ यहाँ पे जो ट्रेड और सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हो रहे हैं उसको एड्रेस करना है। साथ ही क्रेडिट रेटिंग को भी यहाँ पे नीचे नहीं गिरने देनी, जितनी भी कंपनीज़ की जो रेटिंग वगैरह होती है उसको नीचे नहीं गिरने देनी है। फिनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है उनको भी कॉम्पिटिटिव रखना है। एसेट क्वालिटी जो है उसको यहाँ पे कम नहीं होने देना है। साथ ही जो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन है इंडियन मार्केट में वो इन्हेंस करनी है, और जो स्टेट बॉन्ड में जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव करनी है। साथ ही स्टेबलाइज करनी है रुपीज़ की वैल्यू, क्योंकि अगर रुपीज़ और ज़्यादा कमज़ोर होते जाएगा, अगर हम लोग डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। साथ ही यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट जो है, यानी फिजिकल डेफिसिट कहने का मतलब, अभी मैं ट्रेड डेफिसिट बताई, ये फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट के पास जितनी रेवेन्यू है उससे जितना उनके पास रेवेन्यू आ रहा है उस हिसाब से उनको एक्सपेंडिचर करनी चाहिए, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो अगेन यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हो गई। साथ ही एक्सपोर्ट को भी मेंटेन करना है, और जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके साथ, जैसे कि यूरोपियन यूनियन वगैरह है, तो उनके साथ भी हम लोग को ट्रेड को मेंटेन करना है। तो ये सारी हमारी ऑब्जेक्टिव है। अब इसी ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हमारे यहाँ जो है सरकार क्या क्या यहाँ पे कदम उठाई है। सबसे पहले तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज दिया गया है 1.7 लाख करोड़ का, और वो भी कैसे, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। उसके बाद एक्सपोर्टर्स जो है उनको रिलीफ दिया गया। इंडिया में आप देखोगे कि कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यहाँ पे, जिसमें कि आपका इम्पोर्ट्स जो होता है गुड्स का, उसको यहाँ पे अलाउ करना चाहिए बिना किसी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का, यानी कि टेम्प्रेरी बेसिस पे, जो कि इस तरीके का जो आपका कोविड-19 चल रही है उसमें क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिया जाता है, लेकिन इसके बिना भी जो है इंपोर्ट कराना चाहिए गुड्स का। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल जो है उसको भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि ये जो प्रोसेस है और ज़्यादा ईज़ हो चुके यानी कि और ज़्यादा सरल हो सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, यानी कि यहाँ पे आपका रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है, जिसको अप्रूव किया गया है, और इंडिया को ये अपील किया गया है अगेंस्ट WTO की रूलिंग में कि वो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट रिलेटेड सब्सिडीज़ है उसको यहाँ पे रोक दे।
एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पे कुछ फार्मास्यूटिकल APIs में दिया गया है, इसको भी रिलैक्स किया गया है। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शंस था कि इस तरीके के फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसको भी रोका गया है। साथ ही इंडिया को कहा गया है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, जब हम लोग कुछ सामान भेजते हैं ना, तो उसमें हम लोग कुछ सब्सिडीज़ भी देते हैं, जिससे कि वो सामान जो है एक अच्छे तरीके से दूसरे कंट्री में भी आपका जो है वो सस्ता हो। तो उससे क्या है कि अभी कहा गया है WTO के द्वारा कि हम लोग को वो जो हम लोग सब्सिडीज़ देते हैं ना, उसको अभी रोक देना है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि स्टेट को ये कह रही है कि जो सारे गुड्स है ना, उनकी ट्रांसपोर्टेशंस को अलाउ करे बिना किसी तरीके का एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो है ना, इसकी जो डिस्टिंक्शंस है उसको नहीं करना है इस लॉकडाउन के टाइम में। यानी कि ट्रांजैक्शंस को नहीं रोकना है, आपका ट्रांसपोर्टेशंस को नहीं रखना है। कोई भी तरीके का अगर गुड्स है, चाहे वो एसेंशियल्स कमोडिटीज़ में आती हो या नहीं हो, या नॉन एसेंशियल्स कमोडिटीज़ में आती हो या नहीं हो, इस तरीके का आपको डिस्टिंक्टिंग नहीं करना है। बस उस तरीके के ट्रांसपोर्टेशंस को आपको अलाउ करना है। अब फार्मर्स के लिए क्या है, किसानों के लिए ये है कि शॉप रिलेटेड जो यहाँ पे ट्रक रिपेयर है, साथ ही एग्रीकल्चर मशीनरी है और उनके जो स्पेयर पार्ट्स है, वो आज के डेट में ओपन रहेंगे, जिनके थ्रू यहाँ पे फार्म प्रोड्यूसर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सब कुछ होते रहे। जो टी इंडस्ट्री है, जिसमें कि आपका प्लांटेशन है, वो भी यहाँ पे फंक्शन करेगी, और मैक्सिमम कितना, तो 50% वर्कर्स के साथ, यानी कि यहाँ पे आधे वर्कर्स के साथ इसको काम कराना है टी इंडस्ट्री को। स्टेट को ये एडवाइस किया गया है कि एक डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस वो इशू करे, और वो भी कॉर्पोरेट और फूड प्रोसेसिंग फर्म्स को, जिनके थ्रू वो यहाँ पे कच्चे जो फूड आइटम्स है उसको खरीद सके। वो भी यहाँ पे कैसे, तो फार्मर से डायरेक्टली, जिससे कि जो क्राउड्स है मंडीज़ में, जो भीड़ वगैरह लग जाती है ना, तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद सेंटर्स को यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेट यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेट्स को ना कुछ प्रोविजन दे, यानी कि रिलैक्स करने का कुछ प्रोविजन दे, वो भी यहाँ पे APMC एक्ट के थ्रू, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के थ्रू, जिसके थ्रू फार्मर्स जो है ना, वो अपने हार्वेस्ट को मल्टीपल लोकेशन से किसी भी बायर को वो बेच सके। बस उनको तो यही काम करना है, क्योंकि फार्मर्स जो है इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर चुकी है। अब क्या है कि उनको यहाँ पे बेचना है सारे सामान, सारे क्रॉप्स को, तो वो किसी भी क्रॉप्स को यहाँ पे किसी भी खरीदार को वो इस तरीके का क्रॉप्स बेच सके। तो ऐसा कहा गया है APMC एक्ट के थ्रू। न्यू फीचर्स भी यहाँ पे आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट E-NAM जो प्लेटफॉर्म है, उसमें आपका ऐड किया गया है, अनाउंस किया गया है, जिसमें कि फार्मर्स की जो यहाँ पे नीड है फिजिकली, वो यहाँ पे जो होलसेल मंडीज़ में आते हैं, तो इसको कम करना है। यानी कि वो यहाँ पे कहा जाता था कि फार्मर्स जो है वो अपने से खुद से होलसेल मंडीज़ में आए और अपनी जो भी क्रॉप्स है उनको वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये काम कम करना है और इसको रिड्यूस करना है, जिससे कि यहाँ पे आपका जो कनेक्शंस है वो कम हो सके, और इसमें कुछ और प्रोसेस लेकर आना है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, इसीलिए E-NAM लाया गया था। एक E-NAM प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि आपको अगर कोई भी क्रॉप खरीदना है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना, जो बायर और सेलर है वो डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कर पाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में क्या है, कोई नो मिनिमम बैंक बैलेंस होना चाहिए, नो चार्जेस जो है वो विड्रॉल में होना चाहिए। यानी कि अगर ATM से कोई लोग यहाँ पे मनी निकाल रहे हो, आप लोग मनी को विड्रॉ कर रहे हो, तो कोई भी यहाँ पे मिनिमम बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए कि आप इतना मिनिमम बैंक, तो कोई भी यहाँ पे मिनिमम आपका बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि SBI वगैरह में 3000 रखना, या फिर और भी बैंक्स में है जो कि मिनिमम बैंक आपका जो बैंक बैलेंस है उसको मेंटेन करती है, तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। साथ ही जो विड्रॉल किया जाता है उसमें जो चार्जेस अप्लाई होती है, वो चार्जेस अप्लाई नहीं करनी है। साथ ही यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में आपका किसी भी तरीके का चार्जेस अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको फोकस करने के लिए, इसको और ज़्यादा स्मूथ तरीके से इसको चलाने के लिए इस तरीके का आपका जो है काम लिया गया है। RBI भी यहाँ पे बैंकों को और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को है उसको ये कह रही है कि जो इनका जो इम्पैक्ट है उनके बैलेंस शीट का, उसको एसेस करें, एसेट क्वालिटी को देखें, लिक्विडिटी, और इसके साथ साथ डिजिटल जो बैंकिंग है कस्टमर्स में, उनको ये प्रमोट करें। इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस भी है, ये भी आपका एक्सटेंड किया गया है कुछ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा, और कंसेशनल यहाँ पे टर्म्स दिया जा रहा है बोरोवर्स को, जो कि यहाँ पे उनकी ऑपरेशंस जो है ना, कुछ कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण हिट हो गई है। रिकैपिटलाइजेशन है, यानी कि RRBs जो आप लोग जानते हो रिजर्व रूरल बैंक है, उसमें रिकैपिटलाइजेशन किया गया है। यानी कि मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल यहाँ पे उनको 2021 और 2022 के लिए दिया गया है, 2020 से 2021 के लिए दिया गया, जिसके थ्रू उनकी जो मिनिमम कैपिटल है वो मेंटेन हो सके। यानी कि मिनिमम कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, ये एक तरीके का इसमें मैं बताती हूँ, ये 9% जो है ना बैंकों को यहाँ पे एक मेंटेन करना रहता है। यानी कि कितना कैपिटल है बैंकों के पास, और वो कितना ज़्यादा रिस्क को ना, यानी कि उनके पास कितना टोटल कैपिटल है, उसमें से उनका रिस्क वेटेज कितना है एसेट का, उसको उनको मेंटेन करना होता है। मान लीजिए कोई बैंक के पास 100 रुपीज़ है, अब 100 रुपीज़ है, अब इस 100 रुपीज़ में से क्या क्या करना होता है बैंकों को, यहाँ पे CRR मेंटेन करना होता है, RBI के साथ 3% का भी है, उसके बाद SLR मेंटेन करना होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है ना CRAR भी करना होता है 9% का। तो इसमें से ये किया जाता है।
तो मान लीजिए कि 100 रुपीज़ है बैंकों के पास, ये उनका एसेट हो गया। अब ये लोन भी तो देती है, बैंक पैसे अपने पास थोड़ी रखती है, सब लोन के तौर पे निकाल देती है। तो यहाँ पे जो रिस्क है, यानी कि 100 रुपीज़ में से क्या करेगी बैंक, 10 रुपीज़ अपने पास रखेगी और 19 रुपीज़ में से पूरी तरीके से लोन दे देगी। तो 19 रुपीज़ में से यहाँ पे लोन दे दिया गया, सारे लोगों को लोन दे दिया गया। और रिस्क अगर है, यानी कि बैंकों के पास मान लीजिए कि ये लोन रिकवर नहीं हो पाई किसी भी केस में, और बैंकों को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो गई किसी भी केस में, तो बैंक के पास कम से कम रिस्क को यहाँ मैनेज करने के लिए कुछ तो मिनिमम अमाउंट है ना। तो ये इसी को कहते हैं, ये बैंक अपने पास भी मेंटेन करके रखती है, जिसको 9% हर एक बैंक को यहाँ पे मेंटेन करना होता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे रीकैपिटलाइजेशन किया गया है। और रीकैपिटलाइजेशन कहने का मतलब है कि जो बैंकों के यहाँ पे मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है ना, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा मनी की भी ज़रूरत है तो यहाँ पे मनी दिया गया है। आरबीआई यहाँ पे जो है डिफर्ड कर रही है जो भी कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, सीसीआर है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो एस्टिमेट लगाया गया है 37,000 करोड़ कैपिटल का इन हैंड्स ऑफ बैंक, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे लीव करने के लिए, छोड़ देने के लिए, जिससे कि यहाँ पे जो लेंडिंग है बैंकों के द्वारा जो दिया जाता है, पैसे जो लेंड किया जाता है, लोन वगैरह दिया जाता है, वो और ज़्यादा यहाँ पे ईज़ हो सके। ये तो आपकी बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे मिनिमम बैलेंस अमाउंट नहीं होना चाहिए, कोई चार्जेस नहीं रखना है एटीएम विड्रॉवल से, ना ही कोई चार्जेस रखना है डिजिटल ट्रांजैक्शन से। साथ ही यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन होनी चाहिए, जो कि कुछ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स बैंक को दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक में रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है, अगर उनका CRAR अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो रिकैपिटलाइजेशन किया जाएगा। साथ ही कैपिटल कंजर्वेशन बफर्स को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे बैंकों के पास जो है ना 37,000 करोड़ कैपिटल है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इतना कैपिटल है। तो इसमें वो क्या है ना कि ये कैपिटल वो छोड़ दें, वो भी बैंकों के हाथ में, यानी कि इतना कैपिटल है तो ये बैंकों को ही दे देना है और इन बैंकों के ही हाथ में छोड़ देना है, जिससे कि वो जो है ना लोगों को यहाँ पे लेंड कर सके। सेकेंड थिंग है यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है कि जो टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन है उसको यहाँ पे मैनेज कर सके। थ्रेशोल्ड है डिफ़ॉल्ट का, वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है, 1 लाख से यहाँ पे 1 करोड़ तक हो चुका है। अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से देखें तो डिफ़ॉल्ट करने वालों की भी यहाँ पे लिमिट बढ़ चुकी है, तो इसको भी यहाँ पे देखना होगा। साथ ही इन्वेस्ट इंडिया जो बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि जितने भी बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। और हेल्प कैसा, तो रियल टाइम अपडेट्स देकर बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है कोविड-19 को लेकर, तो इनकी जो इनिशिएटिव दिया जाएगा उसको रियल टाइम अपडेट देकर जो है यहाँ पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को हेल्प की जाएगी। तो ये बातें हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो वो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कही है कि कुछ स्टेप्स लेने के लिए, जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है, आप लोग भी न्यूज़ में देखने को मिला होगा कि कितने यहाँ पे मुंबई दिल्ली की जो माइग्रेंट वर्कर्स है, मुंबई और दिल्ली में से जो आपके बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स है, यूपी के जो है, कितना ज़्यादा मास नंबर पर वो लोग बाहर निकल कर आए थे। तो ये स्टेप्स और यूटीज़ को इस तरीके का हक दिया गया कि आपके स्टेट में इस तरीके से अगर माइग्रेंट लेबर है तो उनके लिए कुछ प्रोविजंस लें, उनके लिए PDS यहाँ पे रखे, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन दिया जाता है उनको अवेलेबल कराए। साथ ही NGOs को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करे, जिससे कि वो उनको खाना वगैरह दे, उनको रहने के लिए जगह दे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स और जो वर्किंग वीमेन है उनको भी दूसरे स्टेट से इंश्योर करें, तो उनको एक अच्छा खासा रहने का एकोमोडेशंस दे। तो ये सारी चीज़ें भी कही गई है। साथ ही PM केयर्स फंड को भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज को भी रेज़ किया जाएगा, जिसके थ्रू कोविड-19 को टैकल किया जा सके। तो इसमें क्या है ना कि PM केयर फंड है, तो मैं भी कहूँगी आप लोग से कि आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, कुछ भी जितना भी आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आपका हेल्प करने के लिए, सारे लोगों को। अगर आप लोग खुद का हेल्प पहले कीजिए, उसके बाद दूसरे का कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्पेंड करने के लिए, यानी कि जो CSR फंड है उसको भी स्पेंड करने के लिए, जिससे कि हम लोग एक अच्छा खासा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसको प्रमोट कर सकें। डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहाँ पे देख सके, जो कि कोविड-19 के थ्रू हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ट्रीट हो सके हमारे CSR एक्टिविटीज़ में। स्टेट को भी यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो बोरो करे 3.2 लाख करोड़ तक। इंडिविजुअल लिमिट यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा स्टेट के लिए ओपन मार्केट से, वो भी कब से, तो यहाँ अप्रैल दिसंबर 2020 तक, जिससे कि उनको अच्छा खासा एक फिजिकल स्पेस मिल सके। इंडिया को डिक्लेयर किया गया है कोविड-19 एज ए नोटिफाइड डिजास्टर, जिसके थ्रू हम लोग एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएंगे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के हिसाब से। मेजर स्टेप्स अगर हम लोग देखें तो RBI के द्वारा अलग से लिया गया है, जिससे कि वो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ कर सके। सबसे पहला है कि वो यहाँ पे सेल और बाय कर रही है, स्वैप ऑक्शन निकाल के लेकर आई है, वो भी यहाँ पे $2 बिलियन तक का, जिससे कि जो डिप्रिशिएशन है, रुपीज़ की जो वैल्यू कम होती है डॉलर के कंपैरिजन में, तो वो यहाँ पे उसको रोक सके। तो यहाँ पे स्वैप ऑक्शन भी रखा गया है।
तो स्वैप ऑक्शन का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देख लीजिए कि आरबीआई अगर किसी बैंक से यहाँ पे अगर रुपी लेती है, रुपी क्यों लेगी, अब समझिए कि आरबीआई अगर किसी बैंक से डॉलर लेती है, तो जितना का डॉलर लेती है, मान लीजिए कि $5 ली, तो उसके बदले में क्या होगा कि रुपीज़ उतना $5 के हिसाब से, यानी कि $1 आज के डेट में अगर 75 रुपीज़ है, तो इसके हिसाब से कितना रुपीज़ बनता है, उतना रुपीज़ वो उसको देगी, दूसरे बैंक को देगी। इट मीन्स कि जितना यहाँ पे आरबीआई उस बैंक से पैसा लेगी, अगर डॉलर के फॉर्म में ले रही है तो रुपीज़ के फॉर्म में उसको देगी, अगर रुपीज़ के फॉर्म में ले रही है तो डॉलर के फॉर्म में उस बैंकों को देगी। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्वैप हो रहा है, हम लोग कहते हैं ना कि एक्सचेंज कर लो, तो स्वैप ऑक्शन है। और ऑक्शन कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 साल का ये नीलामी है। मान लीजिए कि अगर बैंक यहाँ आरबीआई यहाँ पे किसी बैंक से $5 ले लेती है, ठीक है, $5 ले लेती है, तो 3 साल तक का इनके पास ये रहेगा कि ये पाँच डॉलर जो है वापस से ये बैंक को जो है ना 3 साल या 3 साल के बीच में जो है वो वापस से बैंक को वापस दे सकती है। तो ये यहाँ पे स्वैप ऑक्शन होता है। अब बात यहाँ पे उठ चुका है कि जो ये डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी का कारण क्या है, इसमें क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें भी देख लीजिए। सबसे पहले समझिए कि डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहते किसको है। मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि जो हम लोग पीपीपी देखते हैं ना, परचेजिंग पावर जो अगर कम हो जाए, रुपीज़ का अगर परचेजिंग पावर कम हो जाए डॉलर का, यानी कि आप लोग समझ रहे हो कि $1 आज के डेट में जो है रुपीज़ कितना है, तो 75 रुपीज़ है। अब यही आप लोग समझ जाइए कि आज के डेट में जैसे वैल्यू कम हो रही है, यानी कि क्या होते जाएगा, तो $1 की वैल्यू कितनी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर 76 हो सकती है या फिर 80 रुपीज़ भी हो सकती है। तो वहीं अगर आप लोग डॉलर में खरीद रहे हो, जैसे ब्रेड खरीद रहे हो, तो मान लो आप लोग ब्रेड खरीद रहे हो तो $1 में ही खरीद रहे हो, लेकिन रुपीज़ में अगर इंडिया में खरीदोगे तो क्या आपको देना पड़ेगा, आपको इसके लिए 75 रुपीज़ पेड करनी होगी। यही चीज़ अगर मान लीजिए डिप्रिशिएट होगा, तो ये तो $1 में ही आप लोग अमेरिका में इस ब्रेड को खरीद सकते हो, लेकिन इंडिया में क्या होगा कि आपको 80 रुपीज़ देनी होगी। यानी हमारी रुपी की वैल्यू कमज़ोर हो रही है अगर हम लोग इसको डॉलर के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो। अब यहाँ पे आते हैं रीज़न देखते हैं क्यों ऐसा हो जाता है कि रुपीज़ की जो डिप्रिशिएशन हो जाती है, रुपीज़ की वैल्यू गिर जाती है। तो सबसे पहला है डिमांड साइड रूल है। अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ का डिमांड घट जाता है या फिर सप्लाई बढ़ जाती है, या फिर इसका जस्ट अपोजिट होता है कि सप्लाई घट जाती है और डिमांड बढ़ जाता है, तो इस तरीके का कभी भी मिसमैच होता है तो ये रुपीज़ की डिप्रिशिएशन हो सकती है। फिजिकल डेफिसिट होती है, यानी कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया और हमारे पास रेवेन्यू कम है। ऑयल की प्राइसेस से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। समटाइम्स आप देखोगे कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा घट जाती है। डॉलर स्ट्रेथनिंग होने लगती है, अपने आप में ही डॉलर मजबूत हो जाता है। इन्फ्लेशन आ जाती है, या फिर इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, यानी कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तब ये सारी रीजंस है, बेसिक रीजंस है जिसमें आप देख सकते हो कि रुपीज़ की वैल्यू घट जाती है। अब देखते हैं कि कारण क्या है। तुरंत तुरंत मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है कि एक्सपोर्ट कम होना। अगर मान लीजिए कि एक्सपोर्ट कम हो रही है और हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बेकार हो रही है, यानी कि हम लोग खर्चे इतने ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कैड भी कहते हैं। इंडिया की अगर आप लोग करंट अकाउंट डेफिसिट देखोगे तो बहुत हायर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये हायर देन जितना एक्सपेक्ट है उससे भी ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो इसके कारण भी होती है हमारी रुपीज़ की डिप्रिसिएशन। थर्ड है कि अगर हम लोग फॉरेन फ्लोज में डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिया को यहाँ पर ज़रूरत है कि फॉरेन कैपिटल फ्लोज जो है उसको स्ट्रॉन्ग करे, वो भी फाइनेंस के, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो टैकल हो सके। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए, यानी कि जो फॉरेन फ्लोज है उसमें अगर हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो भी ये भी कारण है कि हमारे रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू गिर जाएगी। ये थोड़ी टेक्निकल आपकी टॉपिक है, यानी कि जो डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ है थोड़ी टेक्निकल है। अगर आप लोग इसको कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे, कंटिन्यूस समझने का कोशिश करोगे तो आप लोग समझ जाओगे। तो ये 3 बेसिक कॉजेज़ है, इसको भी ध्यान में रखना है, कारण आपको पता होना चाहिए। रीज़न तो मैं बता दी। अब फाइनली इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं कि डिवैल्यूएशंस का जो है ना इम्प्लीकेशन क्या होता है। ओ ये स्लाइड तो है आपकी यहाँ पे डिवैल्यूएशन का। डिप्रिशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे। डिप्रिशिएशन क्या होता है कि खुद से जो है अगर आपकी वैल्यू, रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाए अगर डॉलर के कंपैरिजन में, तो उसको डिप्रिशिएशन कहते हैं। डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने रुपये की वैल्यू अपने आप से ही उसको कम कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि चाइना क्या करती है ना, कि अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको कम करती है, डिवैल्यूएट करती है। तो उससे क्या होता है कि उनका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, इम्पोर्ट महंगा हो जाता है। तो जो कंट्री एक्सपोर्ट हब कंट्री है ना, वो अगर अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती है तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन जो कंट्री इंपोर्ट हब कंट्री है, जैसे हम लोग हैं, इंडिया है, काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं उसके कंपैरिजन में। तो हमें, अगर हम अपनी रुपीज़ को डिवैल्यूएट करते हैं तो हमें बहुत घाटा होगा, क्योंकि डिवैल्यूएट करने से क्या होता है कि एक्सपोर्ट सस्ती होती है, इंपोर्ट महंगी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो ये तो डिवैल्यूएशन का था, मुझे लगा डिप्रिशिएशन का है तो मैं इसको डिस्कस कर लूँ, लेकिन ये डिवैल्यूएशन का है। तो डिप्रिशिएशन से भी आप लोग देख रहे हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है।
सबसे पहला प्रॉब्लम जो है आप लोग ये देखते हो कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती है, तो उससे हम लोग उसको खरीद नहीं पाते, फिजिकल डेफिसिट हमारा मिसमैच हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी भी रीजंस है, बहुत सारी ऐसी भी आपकी इम्प्लीकेशंस है जो कि देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो इम्प्लीकेशन है वो नेगेटिव ही है, कहीं से पॉजिटिव आपको इम्प्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो ओवरऑल आपकी रुपीज़ डिप्रिशिएशन में है। अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा, आप चाहते हो कि अलग से मैं इसके लिए वीडियो बना दूँ अच्छी तरीके से समझा के पूरे A to Z, तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं इसके लिए अलग से आपको समझा दूँगी। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है, नेक्स्ट टॉपिक बोलिए आरबीआई जो यहाँ पे लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करी है। तो इसमें ये बात है कि आरबीआई ने एक ओपन मार्केट ऑपरेशन अनाउंस करी है, वो भी कितना, तो 10,000 करोड़ तक का। यहाँ पे जीसेक आप खरीद सकते हो, 2 से 5 साल का ये टेन्योर होता है, तो इसके लिए आप जीसेक खरीद सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जहाँ पे जीसेक का खरीद और बिक्री होती है, यानी कि आप सेल और बाय भी कर सकते हो। साथ ही थर्ड है कि यहाँ पे ईजी जो मनी पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो पॉलिसी रेट है उसको भी कहीं ना कहीं लूज़ किया जा रहा है। जैसे कि रेपो रेट देख लीजिए 75 बेसिस पॉइंट है, रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे 90 बेसिस पॉइंट है, एमएसएफ सीआरआर है जो कि 100 बेसिस पॉइंट है। तो ये सारी जो यहाँ पे आपका रेट होता है, आपका रेपो रेट हो गया, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर है, एमएसएफ है, तो ये सब यहाँ पे टेक्निकल वर्ड है। इसका अगर आप लोगों को मीनिंग जानना है तो फिर मैं वही कहूँगी कि इतना बताते चलूँगी तो ऐसे भी ऑलरेडी इतनी लेंदी हो चुकी है लेसन, फिर और यहाँ पे लेंदी हो जाएगी। तो बातें समझिए। मोराटोरियम अगर हम लोग देखें तो 3 मंथ का दिया जा रहा है लोन रीपेमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग लोन को रीपे करना है, चाहे होम लोन ले रखे हो, कार लोन है, या फिर वर्किंग आपका कैपिटल लोन है, तो ये सब देने के लिए आपको 3 मंथ का और टाइम दिया जा रहा है लोन चुकता करने के लिए। साथ ही टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस भी है। इसके अंदर क्या है कि आरबीआई जो है एक ऑक्शन आपका कंडक्ट करती है, और वो भी यहाँ पे रेपोज के टर्म में 3 साल के लिए इसका टेन्योर होता है। मैक्सिमम कितना है, तो 1 लाख करोड़ तक का है। साथ ही यहाँ पे रुपीज़ वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलता है। यहाँ पे बैंकों को अलाउ किया जाता है कि वो ऑफशोर जो नॉन डेलीवरेबल जो फॉरवर्ड रुपी डेरिवेटिव्स मार्केट है उसको 1 जून से अलाउ कर दे, यानी कि रुपीज़ की जो वॉलेटिलिटी है इसको भी यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है, वो भी ऑफशोर जो जहाँ पे आपका डिलीवर नहीं हो रहा है फॉरवर्ड रुपी डेरिवेटिव्स, उसको भी यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। फुल्ली एक्सेप्टेबल रूट रखा गया है, यानी कि इसको भी एक अलग तरीके से सेपरेट रूट रखा गया है, जिसमें कि कुछ सर्टेन सीरीज़ ऑफ जो जीसेक है वो यहाँ पे हमारी जो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो लिमिट रखा गया है, तो इसको भी यहाँ पे देखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, WMA लिमिट है, जिसको कि और बढ़ा दिया गया है 30% तक, वो भी सारे स्टेट्स और यूटीज़ के लिए। तो WMA जो ये फैसिलिटी है ना, ये गवर्नमेंट को अनेबल करती है कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो यहाँ पे टेम्प्रेरी ले सकते हैं आरबीआई से। तो वेज एंड मीन्स जो एडवांसेस, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। तो बस ये सिंपल सा फंडा है कि आप शॉर्ट टर्म का लोन जो है ना गवर्नमेंट आरबीआई से लेती है, इसको यहाँ पे कहते हैं कि इसको वेज एंड मीन्स फैसिलिटी कहते हैं। आरबीआई जो है एडवाइजरी कमेटी यहाँ पे बनाती है, और ये बनाई थी वो भी सुधीर श्रीवास्तव के अंडर में, जो कि रिव्यू किए थे वेज एंड मीन्स लिमिट को। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है, ये सब तो हम लोग देख लिए कि आरबीआई ने क्या करी, गवर्नमेंट ने क्या करी, लेकिन अब देखते हैं कि वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है। जो सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट है लॉकडाउन का, इससे क्या होगा ना कि बहुत सारी वैल्यू चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई, बर्बाद हो रही है। हमारी जो माइग्रेशन है इनफॉर्मल लेबर का, वो रिवर्स हो गई है। पहले क्या था कि लोग काम सर्च करने के लिए बिहार से और यूपी से हर जगह से निकल कर दूसरे दूसरे मेट्रो सिटीज़ में जाते थे, लेकिन आज के डेट में क्या है कि रिवर्स हो रहा है, वो लोग वापस अपने घर आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 2 तरीके का शॉक देखने को मिलेगा। एक तो हेल्थ क्राइसिस है, लोगों के हेल्थ बहुत ज़्यादा बर्बाद होते जाते हैं, और दूसरा है कि ग्लोबल रिसेशन है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग को बहुत तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सब कुछ रिसेशन मीन्स जो है हमारी ग्रोथ स्लो हो चुकी है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हो पाएगी, हम लोग को फिर से सारी चीज़ों को वापस से रिवाइव करना होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में दिखाई जा रही है। अब एक एक करके देखते हैं। बिज़नेस में बताया जा रहा है कि आज की डेट में डिसरप्टिव टाइम है, बिज़नेस यहाँ पे हमारी मार्केट शेयर को इम्प्रूव कर सकती है, और एक अच्छा खासा मैनेजमेंट करके, यानी कि सप्लाई चेन को मैनेज करके जो है ना, हमारे यहाँ जो भी मार्केट शेयर है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। टैक्स राइट बैक्स है, साथ ही इंटरेस्ट फ्री लोन्स है, पर्टिकुलरली ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है, जिसको अनाउंस किया जा सकता है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IMF है जो कि यहाँ पे एस्टिमेट की है
कि जितनी भी इमर्जिंग मार्केट है ना उसमें लिमिट डोमेस्टिक रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, वो भी 2.5 ट्रिलियन तक, जिससे कि वो यहाँ पे क्राइसिस को डील कर सके। एनबीएफसी भी आप लोग देख लीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये दो तरीके के चैलेंजेस ऑलरेडी फेस करी है। एक तो डेट रीपेमेंट, जो इनका कर्जा है वो वापस से रिपे नहीं हो पाया, और यहाँ पे सबसे पहली बात है कि कैश शॉर्टेज भी हो रही है, क्योंकि रिस्क एवर्सिव जो नेचर है बैंकों का उसके कारण, साथ ही यहाँ पे जो कैश फ्लो है वो भी सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रही है। तो ये यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ में प्रॉब्लम है। बैंकिंग में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बैंकों को अलग से प्रॉब्लम है कि एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एनपीए कहने का मतलब है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसे एसेट जो कि अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। लोन जो दिया गया है लोगों का वो वापस से वो रिपे नहीं कर पा रहे, तो इनका एनपीए बढ़ते जा रहा है। अगर इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अंकटाड है, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है इनमें कि लिक्विडिटी इंजेक्शंस जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। इनका कहना है वाइड स्प्रेड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यानी कि हम जैसे लोग हैं, हम जैसे कंट्रीज़ है, वो आज के डेट में डेट क्राइसिस में, कर्जे बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग को कुछ मेजर्स भी यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि टेम्प्रेरी स्टैंड स्टिल्स है, डेट रिलीफ प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। साथ ही सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स देखें तो इंडिविजुअल की जो एक्सपेंडिचर है और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि किस तरीके से हम लोग अपनी इकॉनमी की ग्रोथ को वापस रिवाइव कर पाए। रिलीफ पैकेज जो यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब किसान कल्याण योजना के द्वारा दिया गया है, ये बस 0.9% है जितना इंडिया की जीडीपी है। अगर हम लोग यूएस की देखें तो वो यहाँ पे 10% से भी ज़्यादा दिया गया है। रिसेंटली आप देखोगे यूनाइटेड नेशन जो है अपने रिपोर्ट में रिस्पॉन्ड करी है कोविड-19 को लेकर, और रिकमेंड करी है कि डबल डिजिट जो परसेंटेज पॉइंट है वो यहाँ पे पैकेज होना चाहिए, जिसके थ्रू जो मोस्ट वल्नरेबल यहाँ पे आपकी जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें एक स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को यहाँ पे सपोर्ट करना है, साथ ही डिसेंट वर्क और एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। रिवर्स माइग्रेशन जो इनफॉर्मल लेबर्स का है वो आज के डेट में ये दिखा रही है कि हमारी जो इससे क्या करना है, यानी कि जो लोग वापस अपने घर जा रहे हैं, गांव वगैरह जा रहे हैं, तो इससे क्या है ना कि हम लोग को यहाँ पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी करनी होगी, फोकस करनी होगी कि उनको लाइट इंडस्ट्री दे, यानी कि हल्के फुल्के इंडस्ट्री उनको गांव में ही प्रोवाइड करें, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग का, जिसमें कि 40% यहाँ पे फ्रूट्स ऑफ विलेजेस है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है। रिसेंटली आप आईएलओ की भी देखोगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने रिकमेंड करी है कि हम लोग को फ्लेक्सिबल जो वर्किंग अरेंजमेंट है उसको इंकरेज करना चाहिए, पेड लीव देना चाहिए, यानी कि घर पे जो लोग हैं उनको उनका जो है पेड करते रहना चाहिए, जो क्वालिटी इमरजेंसी चाइल्ड केयर है उसको एक्सेस होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे आर्गू भी किया गया है कि कंसल्टेशन और कोलैबोरेशन भी होनी चाहिए गवर्नमेंट, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में भी। तो हर एक डिफरेंट सेक्टर का भी यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया कि हर किसी को कैसे टैकल किया जाना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग आज की डेट में जो इतनी परेशानी है, इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट और वर्स्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उससे हम लोग कैसे रिवाइव हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आर्टिकल बताया गया है। इस आर्टिकल से आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस लिख रहे हो या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, तो हर एक जगह आप लोग को इस तरीके का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ये आप लोग भी समझ रहे हो, क्योंकि इससे बड़ी टॉपिक और इससे बड़ा जो पॉइंट है आज की डेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी भयानक चीज़ है ये, और ये एकदम से नई चीज़ है हमारे कंट्री के लिए। तो आप लोग भी पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इसलिए इसके बारे में हर एक चीज़ तो आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट दिया जा रहा है कि पोस्ट लॉकडाउन के बाद क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें अप्रैल की जो करंट अफेयर्स आएगी उसमें ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग भी देखेंगे अच्छे से, इस टॉपिक को कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, और हर एक आस्पेक्ट में आपको कोविड-19 का बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाएगा। मैं इतना टाइम लेके इसलिए आपको समझा रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज़ समझ में आए, क्योंकि इकॉनमी में बेसिक टर्म्स अगर आप लोग नहीं समझ पाओगे तो फिर आप लोग का यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ना बेकार हो जाएगा। ओके, तो इसके आज के लिए बस इतना ही। हालांकि एक ही टॉपिक थी लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग गया, मुझे नहीं लगा था कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन चलिए लग गया, कोई बात नहीं। आप लोग अच्छे से समझे कि नहीं समझे, अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी, या फिर अलग से आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियोज़ भी बना दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको मेरे न्यू लेसन्स की वीडियोज़ जो है, वीडियोज़ की जो लिंक है और जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी पहुंचेगी। थैंक यू।